सोचिएगा, एक देश की कहानी आखिर होती क्या है। ये सिर्फ जमीन या नक्शों पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं। ये कहानी है एक सोच के पैदा होने की, एक सामूहिक कल्पना की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करोड़ों लोगों ने इतनी सारी मुश्किलों के बीच खुद को एक राष्ट्र के तौर पर सोचना और महसूस करना शुरू किया। 1 करोड़ 30 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के सालों में भुखमरी और महामारियों में खत्म हो गईं। 1921 का सेंसस यानी जनगणना इस सच को सामने लाया था। ये एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने पूरे देश पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया, और इसी ने बदलाव की एक जरूरी चिंगारी को हवा दी। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? पहले हम उस दौर में चलेंगे जब संघर्ष की जमीन तैयार हो रही थी। फिर देखेंगे कि कैसे गांधी जी अपने सत्याग्रह के आइडिया के साथ सीन में आए। उसके बाद हम असहयोग आंदोलन को समझेंगे और फिर आगे बढ़कर नमक मार्च की बात करेंगे। फिर इस आंदोलन में शामिल अलग अलग आवाज़ों को सुनेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक सामूहिक पहचान बनी। जरा सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा तो जा रहा था यूरोप में, हजारों मील दूर, लेकिन उसके झटके, उसके आफ्टर शॉक्स पूरे हिंदुस्तान में महसूस किए गए। इसने देश पर आर्थिक और सामाजिक, मतलब इकोनॉमिक और सोशल तौर पर इतना बुरा असर डाला कि एक बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए स्टेज सेट हो गया। तो हुआ क्या? ब्रिटिश ने अपने वॉर के खर्चे पूरे करने के लिए भारतीयों पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए। नतीजा, चीजों के दाम आसमान छूने लगे। गांवों से लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, और इतना काफी नहीं था। फसलें बर्बाद हो गईं और ऊपर से इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियों ने लाखों लोगों की जान ले ली। तो ये बेसिकली एक तरह का हताशा, गरीबी और गुस्से का विस्फोटक मिक्सचर बन चुका था। और इसी बिगड़ते हालात के बीच एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले थे। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, और वो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया, एक पावरफुल आइडिया लेकर आए थे। ये आइडिया था सत्याग्रह। अब इसका मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना बिल्कुल नहीं था। ये कमजोरी की निशानी नहीं थी। ये सत्य बल या ट्रूथ फोर्स का एक्टिव आइडिया था। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका कॉज सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स या हिंसा की जरूरत ही नहीं है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं थी। गांधी जी ने इस आइडिया को फौरन जमीन पर उतारा। पहले चंपारण में नील के किसानों के लिए, फिर खेड़ा में उन किसानों के लिए जो लगान नहीं दे पा रहे थे, और फिर अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की बेहतर सैलरी के लिए। इन शुरुआती सफलताओं ने साबित कर दिया कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा में कितनी ताकत हो सकती है। तो इन लोकल जीतों से लोगों में उम्मीद तो जागी, लेकिन पूरे देश को एक साथ लाने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत थी। और वो ट्रिगर आया जब ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून लागू किया जिसने पूरे देश को एक साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये था रॉलेट एक्ट, और ये पावर का एक सीधा सीधा मिसयूज था। इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को इतनी पावर दे दी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के बेसिस पर बिना कोई केस चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इसे काला कानून या ब्लैक लॉ कहा गया, और इसके खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। और फिर आया 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। जनरल डायर के ऑर्डर पर बैसाखी के दिन वहां शांति से जमा हुए लोगों पर, मर्द, औरतें, बच्चे, सब पर गोलियां बरसा दी गईं। इस बर्बर एक्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और गांधी जी को यह क्लियर हो गया कि अब एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड देशव्यापी आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। यहीं पर गांधी जी का आइडिया बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। अपनी फेमस किताब हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा कि भारत में ब्रिटिश रूल इसलिए नहीं है कि ब्रिटिश स्ट्रांग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या था? अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, विदेशी सामान सबका बॉयकॉट कर दें, तो ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और असहयोग आंदोलन सच में आग की तरह फैला। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जहां गुस्से में आई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर बिल्कुल पक्के थे। उन्हें लगा कि देश अभी एक बड़े अहिंसक संघर्ष के लिए पूरी तरह रेडी नहीं है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन को रोक दिया। असहयोग आंदोलन के बंद होने के कुछ साल बाद स्वतंत्रता संग्राम में एक ठहराव सा आ गया था। गांधी जी एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थे जो हर एक भारतीय को जोड़ सके, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या क्लास का हो, और वो पावरफुल सिंबल उन्हें मिला नमक में। एक ऐसी चीज जो अमीर, गरीब, हर भारतीय के घर में इस्तेमाल होती थी। इस बार का जो आंदोलन था वो सिर्फ असहयोग नहीं था, ये एक स्टेप आगे था। इसे सविनय अवज्ञा कहा गया। देखिए, असहयोग का मतलब था हम आपके साथ काम नहीं करेंगे,
लेकिन सविनय अवज्ञा का मतलब था हम न सिर्फ आपके साथ काम नहीं करेंगे बल्कि हम आपके गलत कानूनों को तोड़ेंगे भी। ये ब्रिटिश रूल की अथॉरिटी को एक डायरेक्ट चैलेंज था। तो सबसे पहले गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें 11 मांगे थीं और उनमें से एक थी नमक पर से टैक्स हटाना। जब मांगे नहीं मानी गई तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ समुद्र की तरफ 240 मील के मार्च पर निकल पड़े। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने ब्रिटिश नमक कानून तोड़ दिया। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने एक ऐलान था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है कि इसमें शामिल होने वाले हर ग्रुप की अपनी अलग वजह थी। स्वराज का आइडिया सबको कनेक्ट तो कर रहा था, लेकिन सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। और यही इस आंदोलन की ताकत भी थी और एक चुनौती भी। जैसे जो अमीर किसान थे उनके लिए स्वराज का मतलब था ज्यादा लगान से छुटकारा। जो बिजनेस क्लास थी वो ऐसी पॉलिसीज चाहती थीं जो उन्हें विदेशी कंपटीशन से बचाए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेहतर सैलरी और वर्किंग कंडीशंस मांग रहे थे। और हाँ, इस बार हजारों औरतें अपने घरों से बाहर निकलीं। उनके लिए ये देश की सेवा का एक पवित्र काम था। तो एक तरह से ये एक बड़ा गठबंधन था, लेकिन सबकी अपनी अपनी उम्मीदें थीं। लेकिन हर कोई इस आंदोलन में उतने ही जोश से शामिल नहीं था। कुछ ग्रुप्स थे जिनके अपने कंसर्न्स थे, जैसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों को ये चिंता थी कि स्वराज आने के बाद कहीं उच्च जाति का राज ना आ जाए, जिससे उनकी हालत ना सुधरे। इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। बिल्कुल वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई मुस्लिम नेताओं को डर था कि हिंदू बहुल भारत में उनकी कम्युनिटी की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान कहीं खो ना जाए। तो ये जो विभाजन थे, ये स्वतंत्रता आंदोलन की एक जटिल सच्चाई थे। अब ये समझना जरूरी है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ राजनीति, जुलूस और विरोध प्रदर्शनों के बारे में नहीं था। ये एक कल्चरल प्रोजेक्ट भी था। एक कोशिश थी लोगों के दिलों और दिमाग में एक कॉमन आइडिया, भारत का आइडिया बनाने की। और इसके लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। आर्टिस्ट और राइटर्स ने भारत को एक देवी यानी भारत माता के रूप में दिखाना शुरू किया। इस इमेज से हुआ ये कि एक एब्स्ट्रैक्ट नेशन, एक देश का आइडिया एक मां की तस्वीर में बदल गया, जिसके लिए लोग लड़ सकते थे, कुर्बानी दे सकते थे। बिल्कुल इसी तरह एक राष्ट्रीय ध्वज का आइडिया डेवलप हुआ। पहले स्वदेशी आंदोलन का तिरंगा, फिर गांधी जी का डिजाइन किया हुआ चरखे वाला स्वराज फ्लैग। ये झंडा अवज्ञा, आत्मनिर्भरता और एकता का एक अहम सिंबल बन गया। इसे हाथ में लेकर मार्च करना ही अपने आप में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और शायद सबसे जरूरी चीज, राष्ट्रवादियों ने इतिहास को फिर से खोजना, उसे दोबारा लिखना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश के उस प्रोपेगेंडा को चैलेंज किया जिसमें भारतीयों को हमेशा पिछड़ा हुआ दिखाया जाता था। इसके बदले उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को हाईलाइट किया। आर्ट, साइंस, मैथ्स में भारत की अचीवमेंट्स को सामने लाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों में आत्मसम्मान और एक साझी विरासत की फीलिंग जागे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक देश की कहानी आखिर लिखता कौन है? उसके शासक, उसके विद्रोही, या फिर वहां के लोगों की सामूहिक कल्पना में ये लिखी जाती है? क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हमें यही सिखाता है कि एक राष्ट्र सिर्फ जमीन नहीं होता, ये एक साझा कहानी है, कॉमन सिंबल्स हैं और एक साथ मिलकर किए गए संघर्ष और सपनों की एक जिंदा फीलिंग है। एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है,